नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल और हमास में जारी युद्ध में अब तक 11,500 से अधिक गजावासियों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक भी युद्ध विराम होने जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए युद्ध विराम के आह्वान को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मीडिया में शनिवार को बाइडेन का एक आर्टिकल छपा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक हमास अपनी विनाश की विचारधारा पर कायम है, तब तक युद्ध विराम से शांति नहीं हो सकती। हमास के आतंकियों के लिए युद्ध विराम शांति का समय नहीं है। विराम के दौरान आतंकी अपने रॉकेट, लड़ाकू विमानों, हथियारों और गोला बारूदों के भंडारों को भरेंगे। भंडार भरते ही आतंकी दोबारा हमले और निर्दोषों की हत्या शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ युद्ध को रोकना नहीं है, हमें यह युद्ध हमेशा के लिए खत्म करना है। हमारा प्रयास जड़ को खत्म करना है। गजा में कुछ मजबूत होना चाहिए, जिससे पूरे मध्य पूर्व में इतिहास ना दोहराया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले बाइडेन के प्रमुख सलाहकार ने कहा था कि युद्ध में आराम तभी दिया जा सकता है जब हमास सभी बंधकों को रिहा कर दे। गजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बीच रविवार को WHO ने कहा कि गजा का सबसे बड़ा अस्पताल डेथ जोन बन गया है। इसके साथ ही WHO द्वारा अस्पताल को खाली करने की योजना की भी घोषणा की गई। बता दें कि WHO की ये स्टेटमेंट इजरायली सेना द्वारा अल शिफा अस्पताल पर की गई कार्रवाई के बाद आई है, जिसमें इसराइल ने दावा किया था कि हमास इस अस्पताल को कमांड सेंटर के रूप में उपयोग कर रहा था। वहीं इसराइल के ताज़ा हमलों की जानकारी देते हुए हमास के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उत्तरी गजा शरणार्थी शिविर पर दोहरे हमलों में 80 से अधिक लोग मारे गए। बता दें कि शरणार्थी शिविर में संयुक्त राष्ट्रीय स्कूल भी शामिल था, जिसमें विस्थापित लोगों को आश्रय दिया जा रहा था। AFP द्वारा जारी एक वीडियो के मुताबिक फिलिस्तीनी क्षेत्र के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर जबालिया में एक इमारत के फर्श पर खून और धूल से लथपथ शव दिखाई दे रहे हैं, जहां स्कूल के मेजों के नीचे गद्दे बिछाए गए थे। हमास के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि जबालिया शिविर में एक अन्य इमारत पर शनिवार को हुए एक अलग हमले में एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए, जिनमें 19 बच्चे शामिल थे। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुइज़ू ने शनिवार को शपथ ग्रहण की। वहीं भारत से शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मालदीव से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात के दौरान भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने चिकित्सा निकासी और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए मालदीव में विमानों के संचालन के लिए मौजूद भारतीय सैन्य कर्मियों के मुद्दे पर बात की। राष्ट्रपति मुइज़ू ने मालदीव के नागरिकों को चिकित्सा के लिए भारतीय हेलीकॉप्टरों और विमानों से मिलने वाली मदद की बात स्वीकार की। इसके साथ ही उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर रखने और उसका मुकाबला करने में उनकी भूमिका की सराहना भी की। इस मुलाकात के दौरान दोनों सरकारों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि वे इन मददगार प्लेटफॉर्मों के उपयोग को लेकर निरंतर सहयोग के लिए व्यवहारिक समाधानों पर चर्चा करेंगी, क्योंकि इससे मालदीव के लोगों के हित पूरे होते हैं। ChatGPT कंपनी OpenAI ने CEO सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकालने के पीछे की वजह बताई है। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा कि बोर्ड की ओर से किए गए रिव्यू के बाद सैम को बाहर किया गया। इस रिव्यू में पाया गया था कि वे बोर्ड के साथ अपने कम्युनिकेशन को लेकर गंभीर नहीं थे और इससे उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता में रुकावट आ रही थी। आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल OpenAI कंपनी ने शुक्रवार को एक गूगल मीट कॉल पर अपने CEO सैम ऑल्टमैन को निकाल दिया था और साथ ही अपने सह संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमैन को भी बोर्ड से हटा दिया था। अब ऐसा करने के पीछे वजह कंपनी द्वारा एक ब्लॉग के जरिए बताई गई है। वहीं ब्रॉकमैन ने कंपनी के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को एक्स पर लिखा कि वह और सैम हैरान और दुखी हैं और वे अभी तक यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। आपको बता दें कि ChatGPT जो घंटों का काम कुछ ही सेकंड्स में करने में सक्षम है, उसे 38 साल के ऑल्टमैन ने ही बनाया था। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका। बता दें कि मजदूरों को सुरंग में फंसे पूरे एक हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन रेस्क्यू टीम के लगातार जारी बचाव कार्य के बावजूद मजदूरों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा हो गई है। बता दें कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए PMO के अधिकारियों की एक टीम और साइट पर विशेषज्ञ 5 योजनाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं।
इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने कहा कि विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि सिर्फ एक योजना पर काम करने की बजाय हमें फंसे हुए श्रमिकों तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए 5 योजनाओं पर एक साथ काम करना चाहिए। भास्कर खुल्बे ने कहा कि एजेंसियों की पुख्ता कोशिशों से 4-5 दिनों में श्रमिकों को बचा लिए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर ईश्वर की कृपा रही तो यह पहले भी हो सकता है। वहीं सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों का धैर्य भी अब टूटने लगा है। उनका कहना है कि सुरंग बना रही कंपनी और प्रशासन गंभीरता से राहत और बचाव का काम नहीं कर रहे हैं। श्रमिकों के परिवारों का कहना है कि उनकी आवाज़ें अब कमज़ोर हो रही हैं और उनकी शक्ति भी कम होती जा रही है। कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुई साउथ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री विजय शांति ने बीजेपी और बीआरएस को निशाने पर लिया है। दरअसल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी और बीआरएस को आड़े हाथों लेते हुए विजय शांति ने कहा कि मैं कांग्रेस में इसीलिए शामिल हुई हूं क्योंकि बीजेपी और बीआरएस एक साथ आ चुके हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता तेलंगाना आते हैं और कहते हैं कि केसीआर सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उनकी बेटी शराब घोटाले में फंसी हैं और ये परिवार की पार्टी है। फिर वो दिल्ली जाते हैं और कई जगहों पर ईडी और सीबीआई की रेड होती है, लेकिन केसीआर के पास नहीं पहुंचती। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा विजय शांति को तेलंगाना चुनाव अभियान का मुख्य समन्वयक बनाया गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा जारी घोषणा पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। इसमें राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने, कई कल्याणकारी योजनाओं, आरक्षण में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण में तेजी लाने जैसे वादे शामिल हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में सरकार बनने के फौरन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो कि 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करेगी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने आरक्षण में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण में तेजी लाने का वादा किया ताकि अनुसूचित जाति के सबसे वंचित और पिछड़े लोग सशक्त हों। इसमें असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण को हटाने का वादा किया गया है। साथ ही इसकी बजाय ओबीसी, एससी और एसटी के बीच कोटा वितरित करने की कसम खाई है। इसके अलावा घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम करने का वादा भी शामिल है और उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना 4 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाने की घोषणा भी की गई है। बता दें कि ऐसे ही और भी कई लोक लुभावने वादे बीजेपी द्वारा अपने मैनिफेस्टो में किए गए हैं, लेकिन वहीं अब देखना ये होगा कि क्या ये वादे बीजेपी के लिए कारगर साबित होते हैं या नहीं, क्योंकि चुनाव पूर्व रुझानों की माने तो तेलंगाना में सीधी टक्कर राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला तो 3 दिसंबर को जारी किए जाने वाले नतीजों के बाद ही सामने आएगा। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब निकारागुआ की शैनिस पलासियोस ने जीता है। बता दें कि मिस यूनिवर्स 2023 का कार्यक्रम अल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना में आयोजित किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम की रनर अप थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मॉडल रहीं। इस ब्यूटी पीजेंट कंपटीशन में ऑस्ट्रेलिया की मौर्य विल्सन जहां दूसरी रनर अप रहीं। वहीं थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सेल को फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया। आपको बता दें कि यह 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी जिसमें 84 देशों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला आज 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होंगी। बता दें कि ये दोनों टीमें दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगी। इससे पहले साल 2003 में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ बदला हुआ है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेले गए अपने 10 मुकाबलों में इंडिया अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। ऐसे में देश को उम्मीद है कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देश के नाम करेगी। इस बीच खबर है कि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जाएंगे और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम और डिप्टी पीएम को भी न्योता भेजा गया है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर सिक्योरिटी भी फुल टाइट है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।